मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है एक आइस कोल्ड फीमेल सीईओ के साथ। मैं उसे क्वालिटी जीन्स देता हूं, वो मुझे 5 मिलियन देती है। जब बेबी बॉर्न हो जाता है हम बराबर हो जाते हैं और मैं चला जाता हूं। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि मैं थोड़ा ज्यादा ही टैलेंटेड था। वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जब सब लोग डिलीवरी रूम के बाहर केओस में भाग रहे थे, मैंने छोटे वाले ट्विन को उठाया जिसका क्राई वीक था और पैसे लेकर भाग गया। 6 साल तक मैं गांव में चिकन्स पालता रहा, वेजिटेबल्स उगाता रहा और अपने बेटे को अच्छे से रेज किया। फिर एक दिन मैं अपने 3 व्हीलर में अपने बेटे के साथ शहर गया वेजिटेबल्स बेचने। तब एक लक्जरी कार मेरे सामने रुकती है और उसमें से एक छोटा लड़का सूट और टाई पहने हुए उतरता है। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता था। मेरे बेटे ने कहा, डैड, आप कब चुपके से शहर में एक और बच्चा कराए? उसने वो लाइन पूरे जोर से बोली, बिना जरा भी शर्म के। उसी वक्त वेजिटेबल मार्केट में मौजूद हर आंटी और अंकल ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैं तो गया काम से। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और जो कैबेज मैं बेचने वाला था वो लगभग मेरे हाथ से गिर ही गया। मेरे माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने अपने सबसे वाइल्ड सपनों में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की शांत गांव वाली जिंदगी ऐसे खत्म होगी। जो छोटा लड़का लक्जरी कार से उतरा था उसने एक टाइनी सूट और बो टाई पहना हुआ था। वो पूरा बॉसी लिटिल सीईओ टाइप लग रहा था। वो हमें उसी शौक से देख रहा था जैसे मेरा बेटा, लेकिन उसके चेहरे पर एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी और स्क्रूटनी भी थी। फिर उसके पीछे कार का डोर दोबारा खुला। पहले एक लंबी टांग और ब्लैक स्टॉकिंग बाहर आई। फिर वो चेहरा सामने आया जो मेरे डीएनए में जैसे जल चुका था। वही चेहरा जो मुझे नाइटमेयर से जगा देता था। शिन बिंग। 6 साल हो गए थे, लेकिन वो जरा भी नहीं बदली थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी आंखें इतनी ठंडी कि मार डाले। फर्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अलग सा भाव दिख रहा था। उसकी नजर पहले जियाउन हो के छोटे से चेहरे पर गई जो मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। फिर धीरे धीरे उसकी नजर उस सूट वाले लड़के पर गई। 2 एक जैसे लड़के, एक पैच जीन्स में बिल्कुल जंगली जैसे मिट्टी में खेलने वाला बंदर, दूसरा परफेक्टली टेलर्ड सूट में एकदम साफ जैसे कोई छोटा प्रिंस। हवा जैसे थम गई। मेरा हार्ट रेट सीधा 180 पर पहुंच गया। डैड, कुछ तो बोलो। क्या आपके शहर में भी एक फैमिली है? और हमारा क्या, मेरा और वोंग दवा का? बकवास बंद करो, मैंने जल्दी से कहा। वोंग दवा तो गांव के मुखिया का कुत्ता है। मैंने तुरंत ग्यामिन्हो का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया, कहीं वो फिर कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। मैंने जबरदस्ती एक स्माइल दी जो रोने से भी बुरी लग रही थी और कहा, बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, दिल पर मत लीजिए। शिन बिंग ने मेरी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजर 2 तेज स्काल्पल्स जैसी थी जो धीरे धीरे मुझे और जैनो को स्कैन कर रही थी। और उसके पीछे खड़े 2 ब्लैक कपड़ों वाले आदमी बिना आवाज के हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आया, भागो। तो मैंने तुरंत अपने 3 व्हीलर का थ्रॉटल पूरा दबा दिया। वो गाड़ी जो 6 साल से मेरे साथ थी अजीब सी आवाज करने लगी जैसे किसी भी वक्त टूट जाएगी। लेकिन फिर भी वो झटके से आगे बढ़ी और मैं पूरे वेजिटेबल्स के लोड के साथ मार्केट के अंदर घुस गया। पीछे से शिन बिंग की ठंडी आवाज गूंजी, उसे रोको, उसे भागने मत दो, वरना तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले मैं खुद को रोड का किंग समझता था। मैंने थ्रॉटल पूरी ताकत से दबाया। मेरा 3 व्हीलर मार्केट की पतली गलियों में पागलों की तरह दौड़ने लगा। मैंने 2 फ्रूट स्टॉल्स गिरा दिए और टोमेटोज का पूरा ढेर कुचल दिया। आसपास आंटीज और अंकल्स की चिल्लाने की आवाजें और पीछे भागते बॉडीगार्ड्स के फुटस्टेप्स सब मिलकर एकदम केओस बना रहे थे। डैड, आप तो बहुत कूल हो, बिल्कुल मूवी जैसा। जमीनो मेरी गोद में एक्साइटमेंट से चिल्लाया जैसे उसे पता ही न हो कि हम डेंजर में हैं। मैंने कहा, कूल कुछ नहीं, हम अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन सच ये था कि मेरा 3 व्हीलर कभी भी इतना फास्ट नहीं हो सकता था कि उनसे बच जाए। जैसे ही मैं मार्केट से बाहर निकला, एक ब्लैक लक्जरी कार ने सामने आकर मेरा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और ऐसे उठा लिया जैसे मेरा कोई वजन ही नहीं हो। उन्होंने मुझे कार के हुड पर दबा दिया
मेरा चेहरा ठंडी मेटल सरफेस से चिपका हुआ था। जमीनों को भी एक और बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो तो उस सूट वाले लड़के को मुंह बनाकर चिढ़ा रहा था, और वो सूट वाला लड़का बस उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। शिन बिंग धीरे धीरे मेरी तरफ चली, हील्स की आवाज के साथ, एक एक कदम सोच समझकर। जाए वू, उसने मेरा नाम लिया। आवाज धीमी थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बहुत समय हो गया। मैंने जबरदस्ती अपना सिर उठाया और अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल दी। मशीन, क्या कोइंसिडेंस है, आप भी वेजिटेबल्स लेने आई हैं? शिन बिंग के होठों का कोना हल्का सा हिला, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो नीचे झुकी और जमीनों को ध्यान से देखने लगी, जो बॉडीगार्ड की बाहों में था। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे उसके गाल को छूना चाहती हो, लेकिन जमीनों तुरंत पीछे हट गया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगा। आप कौन हो? मेरी स्टेपमॉम बनने की कोशिश मत करना। मेरे डैड तो वोंग दवा के हैं। मैंने तुरंत कहा। मैंने कहा ना, वोंग दवा एक कुत्ता है। शिन बिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। फिर उसकी नजर वापस मुझ पर आई, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। 6 साल पहले मैंने ट्विंस को जन्म दिया था। सही, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके नीचे एक ज्वालामुखी छुपा हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि बॉडीगार्ड्स की पकड़ मेरे कंधों पर और कस गई है। अगर मैं मान लूं तो खत्म, अगर मैं मना कर दूं तो भी खत्म। तो बेहतर था कुछ न बोलना। मैंने जल्दी से शॉक्ड और इनोसेंट फेस बनाया और कहा, ट्विंस? मिस शिन, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मैंने जमीनों की तरफ इशारा किया, जितना हो सके उतना सिंसियर बनते हुए कहा, ये मेरा नेफ्यू है। मेरे भाई और भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैंने इसे अकेले पाला है। आसान नहीं था। मैंने तो झूठ को बेचने के लिए थोड़ा आंसू निकालने की भी कोशिश की। देखो ना, कितना मेरे जैसा दिखता है। लोग कहते हैं नेफ्यू अपने अंकल पर जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी एक्टिंग पूरी करता, जमीनों ने बहुत सिकोड़कर बीच में ही बोल दिया, डैड, आप क्या बोल रहे हो? आपका कोई भाई कब से हो गया? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत पहले मर चुके हैं। आप भूल गए? मैं अपने इस गद्दार बेटे को घूरता रह गया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। सच में मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शिन बिंग ने बिना पलक झपकाए मुझे देखते हुए कहा, यह शिंजे का बर्थ सर्टिफिकेट है और उस समय के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार इंक्यूबेटर बी में रखा मेल इन्फेंट जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गलती हो गई। भागने के चक्कर में एविडेंस डिस्ट्रॉय करना भूल गया था। लेकिन नहीं, यह बस कोइंसिडेंस होगा। जरूर कोइंसिडेंस ही होगा। शिन बिंग अब बात खत्म कर चुकी थी। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर कहा, इसे क्लाउड समिट एस्टेट ले जाओ और लॉयर को कांटेक्ट करो। मुझे तुरंत पैटर्निटी टेस्ट चाहिए। जी, मिस शिन। बस फिर क्या था? मुझे 2 बॉडीगार्ड्स ने उठाया और लक्जरी कार के पीछे ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। जमीनों को भी अंदर बैठा दिया गया, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो तो लेदर सीट्स पर हाथ फेरते हुए बोला, डैड, ये तो आपके 3 व्हीलर से बहुत कंफर्टेबल है, बस उतनी फास्ट नहीं है। मैंने चिढ़कर कहा, फास्ट होने का क्या फायदा? आखिर में पकड़ ही लिए ना। कार का पूरा कन्वॉय सीधे सिटी के एज पर बने एक हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया की तरफ चला, क्लाउड समिट एस्टेट। नाम सुनकर ही समझ आ रहा था कि यहां रहना कितना महंगा होगा। कुछ ही देर बाद कार एक विला के सामने रुकी, जो देखने में किसी कैसल से कम नहीं था। मुझे और जमीनों को अंदर ले जाया गया। लिविंग रूम इतना बड़ा था कि उसमें छोटा सा ट्रैक बन सकता था। ऊपर लटका क्रिस्टल शैंडलियर देखकर मेरा सिर घूमने लगा। जमीनों ने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। वो अंदर आते ही एक्साइटमेंट में पागल हो गया, कारपेट पर लोटने लगा। शिन बिंग रूम के हेड पर सोफा पर बैठी थी। उसके पास शिंजे चुपचाप बैठा था, हाथ में टैबलेट था।
लेकिन उसकी नजर बार बार जमीनों पर जा रही थी, जो इस वक्त फ्लोर पर डॉग की तरह भौंक रहा था। दोनों एक ही मां के बेटे, लेकिन फर्क जमीन आसमान का। तभी शिन बिंग ने फाइनली बात की। जाए वू, मैं तुम्हें एक चांस देती हूं। 6 साल पहले के 5 मिलियन वापस कर दो, बच्चे को यही छोड़ दो और तुम जा सकते हो। मेरे पेट में जैसे गिरावट सी महसूस हुई। वो 5 मिलियन तो कब के खत्म हो चुके थे, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, चिकन्स पालने में और 6 साल के खर्च में। लेकिन पैसों से भी बड़ी बात थी, वो मुझसे जमीनों को छोड़ने को कह रही थी। ये कैसे पॉसिबल था? मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, जो कारपेट पर हंसते हुए भाग रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। वो बच्चा जिसे मैंने 6 साल तक अपनी पूरी जान लगाकर पाला था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार सीधे शिन बिंग की आंखों में देखा। मशीन, पैसे मैं समहाउ वापस कर दूंगा, लेकिन जमीनों मेरा बेटा है, मैं उसे आपको नहीं दे सकता। शिन बिंग हल्का सा हंसी, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। तुम्हारा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट भूल गए? तुम सिर्फ एक जीन डोनर थे। मैंने तुरंत जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा था कि अगर ट्विंस हो जाए तो क्या होगा। और जब वो पैदा हुआ था, वो बहुत वीक था। डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद वो सर्वाइव नहीं करेगा। मैंने अपनी आवाज थोड़ी हैवी कर ली। मैं उसे गांव ले गया, उसे खुद खिलाया, चावल का दलिया स्पून से, पुराने तरीकों से, और तभी वो बच पाया। ये सच था। वो बहुत छोटा था, पतला, उसकी आवाज तो बिल्ली के बच्चे से भी कम थी। मैं उसे पैसे के लिए ले गया था, लेकिन साथ ही मुझे डर था कि ये आइस कोल्ड औरत शायद उसे निग्लेक्ट कर देगी। मेरी बात सुनकर शिन बिंग के चेहरे पर कुछ बदला, लेकिन अगले ही पल वो फिर से ठंडी हो गई। मुझे प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट ये है कि तुमने मेरा पैसा चुराया, और मेरा बेटा भी। वो खड़ी हो गई और मुझे नीचे देखते हुए बोली, जब तक टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुमने कुछ कोशिश की, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली डिस्पेयर क्या होता है। किले में कैद होने के पहले दिन मुझे अमीर लोग जिसे बोरिंग जिंदगी कहते हैं, उसका पहला स्वाद मिला। शिन बिंग ने मेरे और जाम मिन्हो के लिए एक गेस्ट रूम तैयार करवाया था। गेस्ट रूम मेरे पूरे गांव के घर से बड़ा था। इसमें अपना बाथरूम और वॉक इन वार्डरोब और एक टेरेस था, जो पूरे गोल्फ कोर्स को देखता था। जाम मिन्हो खुशी से पागल हो रहा था, किंग साइज बेड पर उछलता कूदता हुआ। वो बहुत महंगे डुवेट को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा, क्या हम अब से यही रहने वाले हैं? अगर ऐसा है तो ये शानदार होगा। ये पुराने वैंग के स्वर के बाड़े से बहुत बड़ा है। मैं चुप रह गया। क्या वो कोई बेहतर तुलना नहीं ढूंढ सकता था? मैं उतना खुश नहीं था जितना वह था। मैंने दरवाजा आजमाया, वो हिला भी नहीं। बाहर 2 काले कपड़ों वाले आदमी पत्थर के पहरेदारों की तरह खड़े थे। खिड़कियों में रिस्ट्रिक्टर लगे थे, वे बस थोड़ा सा खुलते थे। शाइनिंग ने सच में मुझे एक अपराधी की तरह बंद कर दिया था। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। लंच का समय आ गया। एक नौकरानी हमें डाइनिंग रूम ले जाने आई। लंबी डाइनिंग टेबल पर एलिगेंट डिशेस सजी हुई थी। वेस्टर्न खाना, चाइनीज खाना, जापानी खाना, सब कुछ जो आप चाह सकते हैं। शिन बिंग टेबल के सिर पर बैठी थी। शिंजे उसके बाईं तरफ चुपचाप बैठा था और सलीके से अपने स्टेक को चाकू और कांटे से काट रहा था। जमीनों और मैं उनके सामने बैठे थे। जमीनों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने पूरा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर उठा लिया और उसे अपने मुंह में ठूंसने की कोशिश की। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। इसे नीचे रखो, अपने नंगे हाथों से इसे कुतरना शर्मनाक है। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने सही बर्तन उठाए और उसके लिए लॉबस्टर का खोल निकालने लगा। मैंने मांस उसके कटोरे में रख दिया। जमीनों ने मुझे एक मीठी मुस्कान दी। धन्यवाद पापा। उसने अपना कांटा उठाया, लॉबस्टर का एक टुकड़ा छेदा, लेकिन उसे खाया नहीं। इसके बजाय उसने उसे मेरे मुंह की तरफ बढ़ाया। पापा पहले खाते हैं। मेरा दिल गर्म हो गया। यह बच्चा बहुत समझदार था। मैंने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। टेबल के उस पार शिन बिंग के हाथ उसके चाकू और कांटे पर रुक गए। उसने हमारे इस आदान प्रदान को एक पढ़े न जा सकने वाले एक्सप्रेशन के साथ देखा।
उसके पास बैठा शिंज भी खाना बंद कर चुका था। वो हमें चुपचाप देख रहा था। शिनबिंग ने गला साफ किया और चुप्पी तोड़ी। उसकी टोन में बहस की कोई जगह नहीं थी। जमीनो, आज से तुम सही तरीके सीखोगे। टेबल पर चिल्लाना नहीं, हाथों से खाना नहीं। तुम चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना सीखोगे, समझे? जमीनो ने लॉबस्टर से भरे मुंह से पूछा, तरीके क्या होते हैं? क्या उन्हें खाया जा सकता है? शिनबिंग की भौं सिकुड़ी और उसने कहा, शिंज, उसे दिखाओ। शिंजे ने अपने बर्तन नीचे रखे, एक नया सेट उठाया और जमीनो को शांत आवाज में दिया, तुम उन्हें ऐसे पकड़ते हो। जमीनो ने उसकी नकल करने की कोशिश की। हालांकि एक जोरदार आवाज के साथ कांटा फर्श पर गिर गया। जाओ उसे उठाने के लिए झुका और उसका सिर सीधे टेबल के पैर से टकरा गया। वो चिल्लाया और पूरा डाइनिंग रूम अफरा तफरी में बदल गया। मैंने घबराई हुई नौकरानी को देखा, फिर शिनबिंग के एक्सप्रेशन को हर सेकंड और गहरा होते हुए देखा और मुझे एक शांत, दोषी संतोष महसूस हुआ। सही हुआ तुम्हारे साथ गांव वालों को नीचा दिखाने के लिए। मेरा बेटा अकेला ही तुम्हारा पूरा किला गिरा सकता है। थोड़ी देर बाद हम किसी तरह खाना खत्म कर पाए। शिनबिंग ने शिंजे को बुलाया और उसे ढेर सारे खिलौने दिए जो बेहद महंगे लग रहे थे। अपने भाई को टॉय रूम में ले जाओ। फिर उसने ठंडे तरीके से जा मिन्हो को देखा, ये सब तुम्हारे हैं, जो चाहो ले लो। वो मेरे बेटे को खिलौनों से रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। वो मेरे साफ दिल वाले बच्चे को पैसों से बिगाड़ना चाहती थी। कोई मौका नहीं। फिर दोनों एक जैसे छोटे लड़के पहली बार ठीक से साथ खड़े हुए। शिंजी एक ट्रांसफॉर्मर खिलौना पकड़े हुए था। थोड़ा अनिश्चित दिख रहा था। जाओ उसके चारों तरफ एक बार घुमा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके कपड़ों को छूने लगा। तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरे पापा की बनियान से बहुत ज्यादा मुलायम। शिंजे का चेहरा गुलाबी हो गया। ये रेशम है, उसने धीरे से कहा। जाओ ने शिंजे का हाथ पकड़ लिया। मुझे एक मजेदार जगह पता है, चलो साथ आओ। जाओ शिंजे को पीछे के बगीचे में एक बड़े पेड़ तक खींच ले गया। ये देखो। जा मिन्हो ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, दोनों हथेलियों में थूका और उन्हें रगड़ा, फिर बिना किसी मेहनत के पेड़ पर चढ़ गया। वो एक डाल पर बैठ गया और नीचे चौड़ी आंखों वाले शिंज को देखा। ऊपर आओ, यहां से दृश्य शानदार है। शिंजे ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, चाहत और डर दोनों साथ में। मैंने कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाथ यहां, पैर वहां, बस बिल्कुल ऐसे ही। जा मिन्हो के उसे उत्साहित करने के साथ शिंजे सच में चढ़ना शुरू कर दिया, अनाड़ी लेकिन दृढ़। मैं पेड़ के सहारे टिक गया और देखता रहा, एक जटिल भावनाओं का मिश्रण महसूस करते हुए जिसे मैं ठीक से नाम नहीं दे सकता था। फिर मेरे पीछे से शिनबिंग की आवाज आई, जा डब्ल्यू, तुम्हें क्या लगता है बच्चे को पालने का यह तरीका उसे कैसा भविष्य देगा? मैं मुड़ा। वो वहां खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्का सा मजाक का भाव। क्या तुम उसे पक्षियों के घोंसले लूटने के लिए ट्रेन कर रहे हो या पहाड़ों में शिकार करने के लिए? मैंने मुस्कुराया और पेड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते छोटे से फिगर की तरफ इशारा किया। मिशन, मैं उसे अरबों की विरासत नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे एक खुश बचपन दे सकता हूं। मैं उम्मीद नहीं करता कि वो कोई मास्टर बने। जब तक वो खुश है वही मायने रखता है। और देखो, तुम्हारा बेटा भी अभी काफी खुश लग रहा है ना? शायद वो पहले कभी इतना खुश नहीं रहा। शिनबिंग ने मेरे इशारे का पीछा किया, जिन्हों की मदद से शिंजे आखिरकार एक निचली डाल पर पहुंच गया था। उसने तने को घबराए हाथों से पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा एक ऐसी खुशी से चमक रहा था जो उसके लिए पूरी तरह नई थी। दोनों लड़के डाल पर साथ साथ बैठे थे। जय मिन्हो दूर की तरफ इशारा करते हुए शिंज को अपने गांव पर अपने लेजेंडरी राज के बारे में बता रहा था। शिनबिंग की आंखों में कुछ झलका। वो चुप हो गई। फिर अचानक एक तेज आवाज, जिस डाल पर शिंजे बैठा था वो वजन के नीचे टूट गई। वो चिल्लाया और उसका शरीर एक तरफ झुक गया। वो गिर रहा था। शिनबिंग ने डर की चीख निकाली। उसका चेहरा सफेद हो गया। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। ये कैसा कमजोर पेड़ है? जा मिन्हो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो एक छोटे बंदर की तरह झपटा, दोनों हाथों से शिंजे की कमर को पकड़ लिया। मत डर, मुझे पकड़ कर रखो। जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिंजे को गिरने से वापस खींचा, लेकिन गति उन्हें फिर भी डाल से नीचे ले गई। सौभाग्य से डाल नीचे थी। वे घास में गिरे और एक दूसरे के ऊपर लुढ़क गए। शिनबिंग और मैं दोनों दौड़कर पहुंचे। उसने शिंजे को पकड़ा
और उसे कसकर पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? गिरने में तुम्हें चोट लगी? उसने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। जमिन्हो ने कहा, पापा, मेरा पिछवाड़ा 8 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन वो तुरंत शिंजय की तरफ देखने लगा। अरे छोटे सूट, तुम ठीक हो? शिंजय अभी भी कांप रहा था और उसने सिर हिलाया। फिर उसने जिया मिन्हो की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, नहीं तो मैं निश्चित रूप से बुरी तरह गिर जाता। यह पहली बार था जब उसने खुद से जमिन्हो से बात की थी। शिनबिंग ने अपनी जांच पूरी की और पाया कि शिंजय को केवल उसकी कोहनी छिली थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। जाओ, इसे तुम खुशहाल बचपन कहते हो। उसे मेरे बेटे को इतनी खतरनाक चीज में घसीटने देना। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं सुनिश्चित करती कि तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओ। ये औरत पूरी तरह से गैर वाजिब थी। मैंने अभी अपना मुंह भी नहीं खोला था जब जमहो भौं सिकोड़ते हुए आगे बढ़ा। इसका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं था जो उसे पेड़ पर चढ़ाने ले जाना चाहता था। एक असली आदमी थोड़ी सी गिरावट पर नहीं रोता। देखो, मैं हर दिन गिरता हूं और मैं ठीक हूं। उसने अपनी छोटी छाती फुलाई और मेरे सामने एक छोटे मुर्गे की तरह खड़ा हो गया जो मुर्गी की रक्षा कर रहा हो। और मैंने उसे बचाया। तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। यह सुनकर शिन बिंग रुक गई। उसने इस लड़के को घूरा जो बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता था, लेकिन खुद को एक छोटे सड़क के लड़ाके की तरह पेश कर रहा था। पहली बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मम्मी, ये उसकी गलती नहीं है, मैं खुद इसे चढ़ना चाहता था। शिन बिंग का चेहरा कई रंगों से गुजरा। शायद उसे पहले कभी एक ही समय में 2 बेटों ने धोखा नहीं दिया था। उसने ठंडी सी सांस छोड़ी, शिंज को उठाया और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैं नीचे झुका और जमिन्हो के बालों को सहलाया। अभी तुम काफी बहादुर थे। तुमने सच में मुझे बचा लिया। जा मिन्हो ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। बिल्कुल, मैं आपका बेटा हूं। बहादुरी वही है जो मैं करता हूं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा कि मैं इस राउंड में हार गया हूं, लेकिन मुझे पता था कि मैंने दोनों लड़कों के दिल में एक बीज बो दिया है। उस शाम शिनबिंग ने स्कोर बराबर करने के लिए एक आर्थिक हमला करने की कोशिश की। उसने नौकरानी से जा मिन्हो के गेस्ट रूम में पूरे कमरे भर के खिलौने रखवाए। रिमोट कंट्रोल रेसिंग कारें, लेगो के किले, लिमिटेड एडिशन फिगर्स एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर लगे थे। ये सब तुम्हारे लिए है। शिनबिंग दरवाजे पर खड़ी थी, एक्सप्रेशन पहले की तरह ठंडा। अच्छे रहो और भी मिलेगा। ये आ गया। पूंजीवादी भ्रष्टाचार बिल्कुल समय पर। मैं जमहो को ध्यान से देख रहा था। उसने काफी देर तक खिलौनों के ढेर में खोजबीन की। फिर उसने सबसे सस्ती प्लास्टिक की पानी वाली बंदूक उठाई और उम्मीद से मेरी तरफ देखा। पापा, मुझे ये पसंद है, क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूं? मैंने मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल। वो तुरंत खुशी से छत पर फायर करने लगा। जब वो उससे थक गया तो वो आया और मुझे खींचा। पापा, मुझे एक कहानी सुनाओ। बताओ कैसे आपने जंगली सुअर को गांव से भगाया। मैंने कभी कोई जंगली सुअर नहीं भगाया। सुअर ने मुझे 3 किलोमीटर तक दौड़ाया। मैंने गला साफ किया और एक जीवंत, पूरी तरह से बनाई हुई कहानी शुरू कर दी। जमिन्हो ने पूरी खुशी से सुना और जल्दी ही मेरी बाहों में सो गया। मैंने उसे पकड़ा और ध्यान से बिस्तर पर लिटा दिया। जब मैं मुड़ा, शिनबिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें उन महंगे खिलौनों पर गई जिन्हें जमीनों ने बिना दूसरी बार सोचे छोड़ दिया था। फिर उसने उस लड़के को देखा जो मेरी बाहों में आराम से सो रहा था, और उसके एक्सप्रेशन में एक गहराई थी जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। मैं उसके पास गया और अपनी आवाज धीमी की। मिक, तुम देखती हो कि कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे एक पिता का प्यार। इसलिए हमेशा हमें पैसे से खरीदने की कोशिश मत करो। मैंने जानबूझकर अपनी छाती फुलाई, थोड़ी इज्जत वापस पाने की कोशिश करते हुए। शिनबिंग काफी देर तक चुप रही। मुझे लगा वो बॉडीगार्ड्स को बुलाएगी और मुझे गुस्से में बाहर फेंक देगी। इसके बजाय उसने बस कहा, कल पितृत्व परीक्षण के सैंपल जांच के लिए जाएंगे। बेहतर है तुम उम्मीद करो कि वो मेरा बेटा न निकले। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसके अकेले जाते हुए फिगर को देखते हुए मेरी छोटी सी जीत धीरे धीरे खत्म हो गई। ये औरत शायद उतनी बुरी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। लेकिन यह विचार ठीक 3 सेकंड तक ही रहा, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि 100% उसका बेटा था। जैसे ही वे नतीजे वापस आएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा।
अगली सुबह जल्दी फैमिली डॉक्टर पूरे उपकरण के साथ आया। जय मिन्हो, शिंजय और मैं सोफे पर एक लाइन में बैठे थे, अपने खून निकलवाने का इंतजार करते हुए। शिंजय साफ तौर पर इसका आदी था। उसे जरा भी डर नहीं था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ आगे बढ़ाया। जाम मिन्हो ने अपनी जिंदगी में कभी खून नहीं निकलवाया था। उसका चेहरा सफेद हो गया। वो मेरी गर्दन से पूरी ताकत से चिपक गया। पापा, मुझे सुई नहीं चाहिए। सुई लोग मार देती है। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा, डरो मत। ये बिल्कुल मच्छर के काटने जैसा लगता है। ये दर्द नहीं करता। सच में? सच में? जबकि मैं उसे शांत कर रहा था, मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे सैंपल में छेड़छाड़ करने का तरीका ढूंढना था। मेरी नजर टेबल पर रखी कलेक्शन ट्यूब्स पर गई। डॉक्टर ने पहले शिंजय का खून लिया और उसका लेबल लगा दिया। फिर जमिन्हो की बारी थी। वो ऐसे चिल्लाया जैसे दुनिया खत्म हो रही हो, मेरी बाहों में तड़पते हुए। सुई नहीं, सुई नहीं। डॉक्टर और 2 नौकरानियां सब उसके आसपास इकट्ठा हो गई। कमरा पूरी तरह अफरा तफरी में डूब गया। मेरा मौका, जब हर एक नजर जमिन्हो पर थी। मैंने चुपचाप हाथ बढ़ाया और अपने ही हाथ पर अपने नाखून से जोर से खरोंच मारी। वो सच में दर्द हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने जमिन्हो में सुई लगाई, मैं उसे सांत्वना देने के लिए झुका और अपना हाथ उसके हाथ के नीचे सरका दिया। मेरे खून की एक अकेली बूंद चुपचाप उस ट्यूब में गिर गई जिस पर जाओ का नाम लिखा था। ये सब खत्म करने के बाद मैंने एक लंबी, शांत सांस छोड़ी। जब तक टेस्ट के नतीजे ये पुष्टि कर दे कि जाओ और शिनबिंग खून के रिश्तेदार नहीं हैं, उसके पास मुझे और जमिन्हो को यहां रखने का कोई कारण नहीं होगा। मैं कितना स्मार्ट हूं। मैं तो लगभग जीनियस हूं। खून निकालने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों के गाल से स्वैब सैंपल भी लिए। एक डबल चेक, उसने कहा। लापरवाही। मेरा पेट फिर से बैठ गया। मैंने उन सील किए गए सैंपल बैग्स को घूरा और महसूस किया कि मैं सैंपल नहीं देख रहा था। मैं अपना मौत का वारंट देख रहा था। उस दोपहर शिनबिंग को मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। जाने से पहले उसने खास तौर पर मुझे और जाम मिन्हो को बुलाया। शिंजी का पियानो टीचर आज लेसन के लिए आ रहा है। जाओ, ठीक से रहना, उन्हें परेशान मत करना। फिर उसने मुझे एक तेज नजर दी और कहा, और अगर तुम उसे काबू में नहीं रख सकते तो मैं रखूंगी। वो मुझे धमका रही थी। मैं आसानी से नहीं डरता। शिनबिंग के जाने के बाद एक मध्यम उम्र का आदमी अंदर आया, टेल कोट पहने हुए। उसके बाल पीछे की तरफ चमकदार तरीके से सेट थे। वो शिंज का पियानो टीचर था, जाहिर तौर पर कोई इंटरनेशनल लेवल का मशहूर मास्टर एक ग्रैंड पियानो पर बैठ गया जो लगता था बहुत महंगा है। शिंजय उसके पास आज्ञाकारी बैठा था। एक अमीर सी धुन कमरे में भर गई। जाम मिन्हो बड़ी आंखों के साथ पास आया, पियानो पर झुका और घूरने लगा। ये चीज खुद से गाती है। मास्टर ने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया, लेकिन अपना संतुलन बनाए रखा और जियाहो को नजरअंदाज किया। जब पीस खत्म हुआ, मास्टर ने शिंज की टेक्निक सुधारना शुरू किया। गलत। इस हिस्से में ताकत और जुनून होना चाहिए। यह ढीला, बेजान चीज नहीं जो तुम कर रहे हो। कलाई ऊपर। कितनी बार कहना पड़ेगा? क्या तुम स्वर हो? तुम इतना आसान स्कोर भी याद नहीं रख सकते। मास्टर का व्यवहार और खराब हो गया और उसकी आवाज और तेज होती गई, बिना किसी इज्जत के गालियां देते हुए। शिंजय सिर झुकाकर बैठा था, चेहरा लाल, आंखों में आंसू भरे हुए, लेकिन उसने उन्हें गिरने की हिम्मत नहीं की। मैं बस देखते हुए गुस्से से भर गया। ये कैसा मास्टर था? क्या वो स्टूडेंट को सिखा रहा था या कुत्ते को ट्रेन कर रहा था? जाम मिन्हो ने भी काफी देख लिया था। वो पियानो की तरफ गया और जोर से कीज पर हाथ मारा, जिससे जोर की आवाज हुई और कमरे में हर कोई चौंक गया। जाम मिन्हो ने उंगली से मास्टर की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, तुम उसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करो। तुम ही स्वर हो। तुम्हारा पूरा परिवार स्वर है। तुम बदतमीज छोटे बच्चे। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मास्टर का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। वो तुरंत खड़ा हो गया। जिया मिन्हो ने अपने हाथ कमर पर रखे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। एक और गंदी बात उससे कही और मैं तुम्हारे पियानो पर पेशाब कर दूंगा। मैंने मुस्कान छिपाई। मेरा बेटा मजाक नहीं करता। मास्टर गुस्से से कांप रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया। यह है तुम्हारा पाला हुआ बेटा, बिल्कुल भी तमीज नहीं। मैं आराम से उसके पास गया। मैंने जिन्हो को अपने पीछे किया। मेरे बेटे की भाषा थोड़ी कच्ची है, लेकिन वो गलत नहीं है। मैंने शिंज की तरफ देखा। बच्चे सिखाने के लिए होते हैं, उन पर चिल्लाने के लिए नहीं। तुम्हारा तरीका सिर्फ उसका आत्मविश्वास तोड़ता है। इसका क्या फायदा? मास्टर ने मुझे तिरस्कार से देखा।
तुम कला के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे जैसे देहाती ने कभी कोई महान रचना सुनी भी है? मैंने मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे महान संगीत भी लोगों के सुनने के लिए बजाया जाता है। वो कला जो लोगों को दुखी करे बेकार है। ये कहकर मैं पियानो के पास गया। मैंने अपनी आस्तीन चढ़ाई। ये बस पियानो है, मैं भी बजा सकता हूं। जब सब अविश्वास में देख रहे थे, मैं बेंच पर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और उस पीस को याद किया जिसे मैंने यूनिवर्सिटी में दीवानगी से प्रैक्टिस किया था, किसी को प्रभावित करने के लिए। फिर मेरी उंगलियां कीज पर गई और मैंने एक बच्चों का गाना बजाया। मैंने उसे पूरी ताकत से बजाया, जोरदार और भावना से भरा। और जब वो खत्म हुआ, पूरा कमरा शांत हो गया। पियानो मास्टर का मुंह इतना खुल गया कि उसमें अंडा रखा जा सकता था। शिंजी की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। जा मिन्हो ने ताली बजाई और मेरे साथ धुन गाने लगा। लगता है मैंने इसे काफी अच्छा बजाया। मैं आराम से खड़ा हुआ और मास्टर की तरफ भौं उठाई। क्या ये तुम्हारे लिए काफी जुनूनी था? मास्टर का चेहरा लाल और सफेद के बीच बदलता रहा। उसने मेरी तरफ लंबे समय तक इशारा किया और एक शब्द नहीं बोल पाया। आखिर में उसने अपनी आस्तीन झटका और कहा, घटिया, कला के लिए एक पूरी बेइज्जती। उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में बाहर चला गया। जाते हुए उसने एक आखिरी बात फेंकी, मैं सब कुछ मिस शिन को बताऊंगा, तुम बस इंतजार करो। जाओ आगे। क्या उसे लगा मैं उससे डरता हूं? जैसे ही मास्टर गया, शिंजे ने मुझे पूरी प्रशंसा से देखा। अंकल, वो बहुत अच्छा था। मैंने अपनी छाती थपथपाई। बिल्कुल था। सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शिंजे चमक उठा। हां। और फिर उस दोपहर के बाकी समय क्लाउड समिट एस्टेट का बड़ा लिविंग रूम एक बच्चों के गाने की धुन से गूंजता रहा। जाओ गाना और नाच संभाल रहा था। मैं पियानो संभाल रहा था। शिंजे ताली बजा रहा था। 3 लोग, बस इतना ही चाहिए खुश होने के लिए। जब शिनबिंग मीटिंग के बाद थकी हुई घर लौटी, जो उसने देखा वो बिल्कुल ऐसा ही एक सामंजस्य भरा दृश्य था। एक प्यार करने वाले पिता और एक खूबसूरत बेटे का। वो दरवाजे पर खड़ी होकर लिविंग रूम में 3 लोगों को साथ हंसते हुए देखती रही। 2 बच्चे और एक बड़ा आदमी जितना स्वाभाविक हो सकता था, उतना मिलजुल कर रह रहे थे। वो गुस्सा होना भूल गई। शिंजे ने उसे सबसे पहले देखा। मम्मी, आप आ गई। वो दौड़ कर गया। अंकल ने मुझे आज पियानो सिखाया। ये बहुत मजेदार था। ये सुनकर शिनबिंग जम गई। ये पहली बार था जब उसने शिंजे को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी नजर शिंजे के पार गई और मुझ पर आकर रुकी। उसकी आंखों में अब केवल ठंडापन नहीं था, उसमें कुछ और था, कुछ खोजता हुआ और अनिश्चित। क्या बर्फ पिघलना शुरू हो रही थी? मैंने उसे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। हालांकि अगली सेकंड उसका फोन बजा। उसने उठाया, कुछ वाक्य सुने और उसका भाव तुरंत गिर गया। क्या? उसने मास्टर को भगा दिया और पूरी दोपहर बच्चों के गाने बजाता रहा। ठीक है, मैं समझ गई। उसने फोन काट दिया और मेरी ओर फिर देखा। जो हल्की गर्माहट एक पल पहले थी, वो तुरंत फिर से जमाव बिंदु से नीचे गायब हो गई। जा डब्ल्यू, तुम सच में कुछ हो। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। बस मामूली, ईमानदारी से। दुनिया में ज्यादा से ज्यादा टॉप 3। शिनबिंग ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को रोका। कल शिंजे का स्कूल एक माता पिता बच्चा खेल दिवस आयोजित कर रहा है। तुम जमिनहो के साथ आ रहे हो। क्या? मैं क्यों जाऊं? मैं उसकी मां हूं। तुम उसके दूसरे अभिभावक के रूप में जाओ। उसे पिता शब्द कहना मुश्किल लग रहा था। उसने जारी रखा, सबसे महत्वपूर्ण, मुसीबत से दूर रहना। कोई तमाशा मत करना। तुम जानते हो अगर तुमने किया तो क्या होगा? एक थप्पड़, उसके बाद एक मीठा इनाम। नहीं, ये एक थप्पड़ के बाद एक बड़ा थप्पड़ था। एक प्रतिष्ठित स्कूल में माता पिता बच्चा खेल दिवस में जाना। ये एक देहाती मुर्गे को फीनिक्स के घोंसले में सार्वजनिक सजा के लिए फेंकना था। मैं पहले से ही कल के हर अजीब पल की कल्पना कर सकता था। अगले दिन हम चारों 2 कारों में पौराणिक रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे। प्रवेश द्वार लग्जरी वाहनों से भरा हुआ था। हर माता पिता ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वे रेड कारपेट पर चल रहे हों। जैसे ही शिनबिंग बाहर निकली, वो हर नजर का केंद्र बन गई और मैं उसके पीछे चल रहा था, बिल्कुल एक ऐसे आदमी की तरह जो अपनी पत्नी पर निर्भर है। जहो और शिंजे हाथ में हाथ डाले सब कुछ देखकर आंखें बड़ी किए हुए थे। खेल दिवस जल्दी शुरू हुआ। पहला इवेंट जोड़ी का था। कुल 3 टीमें। मैं और जमिनहो एक टीम, शिनबिंग और शिंजे दूसरी। डैड, चलो,
हम निश्चित रूप से पहला स्थान जीतेंगे। मैंने अपने बगल में शिनबिंग के लिमिटेड एडिशन जूते देखे, फिर अपने खुद के आखिरी मिनट की खरीद को देखा। मेरा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। स्टार्टिंग गन चली, मैंने हमारा नारा लगाया और हम आगे बढ़े। जा मिन्हो और मैं परफेक्ट तालमेल में चले और बढ़त ले ली। फिनिश लाइन वही थी। तभी बगल वाली लेन में एक पिता का संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे शिनबिंग और शिंज की ओर गिरा। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने चिल्लाया, सावधान। लगभग पूरी तरह से सहज प्रतिक्रिया से मैंने अपनी टांग बांधने वाली रस्सी छोड़ दी और आगे झपटा। अपनी पूरी ताकत से मैंने शिनबिंग और शिंज को रास्ते से धक्का दिया। वे लड़खड़ाए और ट्रैक के किनारे घास पर गिरे, बिना चोट के, और मैं पूरी तरह से एक ऐसे पिता के नीचे दब गया जिसका वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा था। मेरी पीठ में भयंकर दर्द था। मुझे लगा जैसे मेरे सारे अंगों ने अपना पता बदल लिया है। मेरी आंखों के सामने तारे घूम रहे थे। पूरा मैदान गूंज उठा। शिक्षक और स्टाफ मुझे उस आदमी के नीचे से हटाने के लिए दौड़े। सर, क्या आप ठीक है? मैं घास में मुंह के बल एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। मुझे होश में आने में काफी समय लगा। शिनबिंग ने दिखावे की परवाह छोड़ दी और दौड़कर आई, मेरे पास झुक गई। जयवू, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक घबराहट की झलक थी जिसे शायद उसने खुद भी नोटिस नहीं किया। मैंने दर्द से सिर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, अभी भी सांस ले रहा हूं। बस ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर एक टैंक चढ़ गया हो। जमिनहो और शिंज रोते हुए दौड़कर आए। दोनों लड़कों ने दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया और सुबकने लगे। उन्हें देखते हुए मुझे एक गर्माहट महसूस हुई। वे सच में इतने समझदार थे। मेरी पीठ का दर्द अचानक इतना गंभीर नहीं लगा। ये इसके लायक था। अंत में मुझे एक घायल व्यक्ति के रूप में एम्बुलेंस में डाला गया और सीधे अस्पताल ले जाया गया। पूरी जांच के बाद ये मेरी निचली पीठ में गंभीर सॉफ्ट टिश्यू चोट निकली। सौभाग्य से कोई हड्डी नहीं टूटी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वार्ड में लेटा था, जहां मेरे पास कुछ करने को नहीं था, बस एक नौकरानी की देखभाल का आनंद लेना था। शाइनिंग ने स्कूल का काम निपटाया और अस्पताल आई। वो बिस्तर के पास खड़ी मुझे एक जटिल भाव से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। ये पहली बार था जब उसने मुझे किसी सच्ची ईमानदारी से धन्यवाद कहा था। मैं मुस्कुराया और एक कूल पोज देने की कोशिश की। इससे मेरी पीठ खिंच गई और मैं दर्द से सिहर उठा। मैंने मजाक में कहा, मिन, एक साधारण धन्यवाद काम नहीं करेगा। ये एक कार्यस्थल चोट है। मेडिकल बिल, खोई हुई कमाई, भावनात्मक तनाव, राशि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। शिन बैंग ने मुझे देखा। उसके मुंह का कोना मुश्किल से हिला, लेकिन हिला। तुम्हें मुआवजा मिलेगा। वो रुकी। आज मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। तुम घायल नहीं होते। अच्छा, उसने माफी मांगना सीख लिया था। यह वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। यह कुछ नहीं है, छोटी चोट, इसकी चिंता मत करो। मैं इसे एक जीवन अनुभव कहूंगा। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। जा मिन्हो और शिंजे ने अपने सिर अंदर डाले और धीरे से अंदर आए। वे एक फल की टोकरी पकड़े हुए थे, जो ऐसा लग रहा था कि शिंबंग ने अभी खरीदी थी। जा मिन्हो ने टोकरी नीचे रखी और मेरे बिस्तर के पास दौड़ कर आया, सावधानी से पंजों के बल चलता हुआ। क्या अभी दर्द हो रहा है? तुम मरने वाले तो नहीं हो, है ना? शिंजे ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। यह आपकी गलती नहीं है। मैंने दोनों के सिर सहलाए। तुम दोनों को ठीक देखकर ही मुझे सब मिल गया। मेरी चिंता मत करो। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। शिंजे ने मेरी ओर देखा, आंखें चमकती हुई। अंकल, आप आज बहुत बहादुर थे। बिल्कुल थे। मेरे डैड सुपरमैन हैं, मेरे हीरो। दोनों लड़कों को मुझे इस तरह देखते हुए देखकर मुझे अंदर तक गर्माहट महसूस हुई। हर दर्द का हिस्सा पहले ही खिड़की से बाहर उड़ चुका था। शिनबिंग चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, हम तीनों को देख रही थी। उसका भाव नरम होता जा रहा था। पहले जितना ठंडा था उससे बहुत दूर। अगले कुछ दिनों में मैंने अच्छा जीवन जिया। कोई खाना बनाना नहीं, खाना पहुंचाया जाता था। मुझे बस लेटे रहना था और ठीक होना था। शिनबिंग हर दिन मुझे देखने आती थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अब वो पहले जैसी कांटों से ढकी नहीं थी। दोनों लड़के मेरे छोटे निजी नर्स बन गए, जिन्हों मजाक सुनाने के जिम्मे था। शिंजे मुझे कहानियां पढ़ने के जिम्मे था। जिंदगी हाल ही में बिल्कुल आनंद में थी। एक दिन मैं वहां लेटा हुआ था और शिंजे को अपनी नरम छोटी आवाज में लिटिल प्रिंस पढ़ते हुए सुन रहा था, जब वार्ड का दरवाजा अचानक खुल गया।
एक आदमी जिसे मैं नहीं पहचानता था अंदर आया, सूट पहने और सजा हुआ। उसके पीछे कई पत्रकार कैमरे लेकर आए। वो आदमी अंदर आया और जोर से घोषणा की, मिशन, हमने सुना है कि आपने गुप्त रूप से बच्चों को जन्म दिया और पिता को अस्पताल में छिपा रखा है। क्या यह सच है? कैमरे की फ्लैश हर जगह चमक उठी। मैं पूरी तरह खो गया था। क्या हो रहा था? ये लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? शिनबिंग का भाव तुरंत बदल गया। वो मेरे और लड़कों के सामने आ गई। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा कहां है? उनका नेतृत्व करने वाला आदमी साफ चालाक मुस्कान के साथ बोला, मिशन, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हम बस कुछ चीजें सत्यापित करना चाहते हैं। ये सज्जन यहां बच्चों के पिता है, सही? और क्या ये दोनों लड़के आपके जुड़वा बेटे हैं? उसका कैमरा मेरी और जीनो की ओर घूम गया। शिंज भी घबरा गया, खुद को जैनो के पीछे छिपाते हुए। मैं तुरंत समझ गया, ये लोग किसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा भेजे गए थे। ये एक जाल था। वे इस घोटाले का इस्तेमाल करके शिनबिंग और उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शिनबिंग गुस्से से कांप रही थी। उनकी हरकतें पूरी तरह उसकी निजी जिंदगी का उल्लंघन कर रही थी। लेकिन लड़कों की रक्षा करने के लिए वो बस पीछे हटती रही। पत्रकार आगे बढ़ता रहा, मिशन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इस सज्जन के साथ आपका क्या संबंध है? आप बच्चों को सार्वजनिक रूप से कब स्वीकार करने की योजना बना रही हैं? वे बिस्तर तक पहुंचने वाले थे। मैंने फैसला कर लिया, खुद को बिस्तर से बाहर फेंका, अपनी पीठ के दर्द को दांत भींच कर सहा, बगल की मेज से पानी का जग उठाया और सीधे पत्रकारों के समूह पर पानी फेंक दिया। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों लड़कों को पकड़ा और खिड़की की ओर इशारा किया, कूदो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। कमरे में हर कोई स्तब्ध था। पत्रकार गर्म पानी से चिल्लाया और स्वाभाविक रूप से पीछे हट गया। शिनबिंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने बिस्तर की चादर खींची और उसे रस्सी में मोड़ दिया, जबकि बात करता रहा, कूदो, ये सिर्फ तीसरी मंजिल है, तुम ठीक रहोगे। गांव में मैंने 5वीं मंजिल से कूद चुका हूं। ये झूठ था। मैंने सबसे ऊंचा दूसरी मंजिल से कूदा था और मेरी टखने में मोच आ गई थी। मैंने चादर का एक सिरा हीटिंग पाइप से बांधा और दूसरा सिरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों लड़कों को खिड़की तक धकेला और उन्हें नीचे फिसलने के लिए कहा। शाइनिंग हिचकिचाई, लेकिन आगे बढ़ते पत्रकारों की भीड़ को देखकर उसने फैसला कर लिया। उसने शिंजी को पकड़ा और उसे नीचे फिसलने में मदद की। जाम मिन्हो तुरंत उसके बाद गया। जाम मिन्हो निडर था और बंदर से भी तेज नीचे फिसल गया। मैंने आखिरी में शिनबिंग को खिड़की से बाहर जाते देखा और राहत की सांस ली। फिर मैं पत्रकारों की ओर मुड़ा जो अभी अभी संभले थे और उन्हें अपनी सबसे उकसाने वाली मुस्कान दी। मैंने तकिया, फल की टोकरी और जो कुछ भी पहुंच में था सब उठाया और एक साथ उन पर फेंक दिया। आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक देहाती लड़का क्या कर सकता है। पर्याप्त अफरातफरी मचाने के बाद मैंने चादर पकड़ी और खिड़की से कूद गया। मैं साफ तरीके से नहीं उतरा। मेरा पिछला हिस्सा फिर जमीन से टकराया। पीठ की चोट प्लस गिरने की चोट, डबल वार। शिनबिंग मुझे उठाने के लिए दौड़ी, गुस्से और घबराहट से भरी हुई। क्या तुम पागल हो? उसकी आंखें लाल थी। क्या वो मेरे लिए चिंतित थी? मैंने कहा, बात करना बंद करो, चलो, नहीं तो वे बाद में हमारे पीछे आ जाएंगे। एक पैर पर लंगड़ाते हुए शिनबिंग के सहारे मैं दोनों लड़कों के साथ पूरी अव्यवस्था की हालत में अस्पताल से भाग गया। क्लाउड समिट एस्टेट वापस आकर हर कोई अभी भी हिला हुआ था। शिनबैंगिंग ने तुरंत जनसंपर्क विभाग को बुलाया ताकि हालात संभाले जा सके और मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। इस बार मैं सच में हिल नहीं सकता था। जाम मिन्हो और शिंज मेरे बिस्तर के पास खड़े पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। डैड, क्या आप मरने वाले हैं? मेरे पास शब्द नहीं थे। सच में शिनबिंग ने अपनी कॉल खत्म की और मेरे कमरे में आई। उसने बाकी सबको भेज दिया। बस हम दोनों थे। जा डब्ल्यू, तुमने आज जो किया वो क्यों किया? मैंने अनजान बनने का नाटक किया। कोई खास कारण नहीं। आत्मरक्षा। तुम जानते हो कि मैं ये नहीं पूछ रही हूं। शिनबिंग बिस्तर के पास आई और बैठ गई। तुम हमें खुद संभालने के लिए छोड़ सकते थे। तुमने खुद को खतरे में डालकर हमें क्यों बचाया? मैंने उसे लैंप की रोशनी में देखा। उसकी सारी रक्षा टूट चुकी थी। उसका चेहरा थका हुआ और अनिश्चित था। वो अछूत बर्फ जैसी ठंडी सीओ नहीं थी। अभी वो बस एक औरत थी। मैं एक पल के लिए चुप था। फिर मैंने कहा, मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। शिनबिंग की आंखों में कुछ मंद पड़ गया। मैंने ये अपने बेटों के लिए किया। मैंने उसकी तरफ देखा।
जय मिन्हो मेरा बेटा है, शिंज मेरा बेटा है, वे भाई है। मैं खड़ा होकर ये नहीं देख सकता कि उनमें से किसी को भी चोट लगे। फिर मैं रुका और मुस्कान में बदल गया। और तुम मेरे बेटे की मां हो। मैं ठीक से खड़ा रहकर ये नहीं देख सकता था कि कोई तुम्हें धक्का दे। शिन बिंग स्थिर हो गई। उसने मुझे बहुत बहुत देर तक देखा। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कंधे थोड़ा हिले। मैंने एक अकेला आंसू गिरते देखा। वो उसके हाथ के पीछे गिरा जो उसके घुटने पर टिका था। हे भगवान, वो रो रही थी। मैं घबरा गया। मैंने उठने की कोशिश की। अरे प्लीज मत रो, मैं बस बातें कह रहा था। मैं हमेशा बिना सोचे बोलता हूं। तुम जानती हो मैं कैसा हूं। मैं उसे सांत्वना देने के लिए उलझ गया और अपनी पीठ फिर खींच ली। मत हिलो। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा फिर से शांत था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी हल्की लाल थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे माथे से बाल पीछे किए। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन जब उन्होंने मेरी त्वचा को छुआ, ऐसा लगा जैसे एक करंट मेरे अंदर दौड़ गया। मेरा दिल तेज हो गया। जू, पितृत्व के नतीजे कल आ रहे हैं। मेरा पेट डूब गया। जिस चीज से मैं डर रहा था वो आखिर यहां थी। अगर नतीजे पुष्टि करते हैं कि वे दोनों तुम्हारे बेटे हैं, तो तुम क्या करने वाले हो? मैंने अपना मुंह खोला और पाया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं क्या करने वाला था मुझे नहीं पता था। मैं पहले ही एक बार भाग चुका था। उसे जमीन देना कुछ ऐसा था जो मैं नहीं कर सकता था। कमरा एक लंबे सन्नाटे में डूब गया जब तक कि दरवाजे के बाहर से जाओं की आवाज नहीं आई। ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाई। मैंने नहीं। वो बुरे लोग थे। ये तुम थे। ये तुम थे। दोनों लड़कों को बहस करते सुनकर शिनबिंग और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने एक ही लाचार मुस्कान एक दूसरे की आंखों में पाई। शायद चीजें उतनी बुरी नहीं थी जितनी लग रही थी। अगली सुबह मुझे जोरदार हिलाने से जगाया गया। पापा, देखो। जमीनों मेरे चेहरे के सामने एक लिफाफा लहरा रहा था। टेस्ट के नतीजे। मेरा दिल फर्श पर गिर गया। फैसला दिन आ गया था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। ऐसा लगा जैसे इसका वजन 1000 पाउंड है। शिनबिंग मेरे बगल में खड़ी थी। भाव पढ़ा नहीं जा सकता था। दोनों लड़के मुझे तनाव भरे चेहरों से देख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे फाड़ दिया। अंदर कई पन्ने थे जो तकनीकी भाषा से भरे थे। मैंने सीधे आखिरी पन्ने पर पलटा और निष्कर्ष पढ़ा। डीएनए अनुक्रम विश्लेषण के आधार पर परीक्षण किए गए व्यक्ति जू और परीक्षण किए गए व्यक्ति जमीनों के बीच कोई जैविक माता पिता बच्चा संबंध मौजूद नहीं है। क्या? मैंने झटके से ऊपर देखा, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते हुए। मैंने इसे फिर पढ़ा। काला और सफेद, बिल्कुल साफ। मेरे और जमीनों के बीच कोई जैविक संबंध नहीं। ये कैसे संभव है? फिर मुझे अचानक याद आया जब मैंने उस दिन अपनी उंगली काटी थी। घबराहट में जो मैंने वास्तव में टपकाया था वो था, मैंने अपना सिर शिनबिंग की तरफ झटका। क्या उसने भी कुछ किया था? शिनबिंग ने मेरी नजर से नजर मिलाई। उसका भाव बिल्कुल स्थिर था। जैसा तुम चाहो, जू। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मेरा बेटा नहीं, तो फिर वो किसका बेटा था? इससे पहले कि मैं इसे सोच पाता, शिनबिंग ने एक और दस्तावेज निकाला। ये अलग है। उसने उसे मुझे दिया। मैंने देखा। ये शिनबिंग और जाओ के बीच पितृत्व परीक्षण था। निष्कर्ष शिनबिंग को जाम मिन्हो की जैविक मां के रूप में समर्थन करता था। तो तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? शिनबिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखें फिर ठंडी हो गई। तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। तुमने मेरे बेटे को मुझसे 6 साल तक दूर रखा। जय डब्ल्यू, अच्छा खेला। तुम काफी क्रूर भी हो। मैंने अपना मुंह खोला और एक शब्द भी नहीं कह पाया। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने जामिनों को देखा। वहां खड़ा उलझन में साफ तौर पर कुछ भी समझ नहीं रहा था। शिंजे ने शिनबिंग की आस्तीन खींची। मां, इसका क्या मतलब है? क्या अंकल जाओ के पापा नहीं है? शिनबिंग ने जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास आई और मेरे बिस्तर पर एक पहले से तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट रखा। जयवू, ये देखते हुए कि हमारा इतिहास है और ये देखते हुए कि तुमने हमें एक बार बचाया, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। यहां 10 मिलियन है। पैसे लो और हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाओ। बच्चों के सामने फिर कभी मत आना। 10 मिलियन, दोगुना जो उसने मुझे 6 साल पहले दिया था। उस तरह का पैसा किसी भी शहर में शानदार जिंदगी जीने के लिए काफी था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को देखा। फिर मैंने जमीनों को देखा जो बिस्तर के पास खड़ा था, पूरी तरह खोया हुआ। 6 साल की यादें
मेरे दिमाग में फिल्म की तरह चल गई। पहली बार जब उसने मुझे पापा कहा, उसके पहले कदम, जब वो बीमार था तब उसे पूरी रात पकड़ कर रखना, आंखें बंद करने से बहुत डरना, उसके कारण परेशानी होने पर उसके बिहाफ पर पड़ोसियों से माफी मांगने जाना, उसका अपनी बचाई हुई कैंडी चुपके से मेरी जेब में डालना। मैंने उसे एक लाचार नवजात से एक शरारती लड़के तक पाला था, जो पेड़ चढ़ सकता था और पक्षियों के घोंसले लूट सकता था। वो मेरी पूरी दुनिया था, और अब कोई मेरी पूरी दुनिया को 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और शिनबिंग की ठंडी नजर के नीचे उसे पन्ना दर पन्ना फाड़ दिया। टुकड़े बर्फ की तरह फर्श पर गिरते गए। मिस शिन, पैसा एक अच्छी चीज है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। 6 साल पहले मैंने तुम्हारा पैसा लिया और उसे ले गया। वो मेरी गलती थी। इन 6 सालों में अगर मैंने उसे सबसे बेहतरीन जिंदगी नहीं दी तो वो मुझ पर है, लेकिन पहले दिन से लेकर अभी तक मैंने हमेशा उसे अपने खून और मांस की तरह माना है। उसे प्यार किया और बहुत संभाला। मैंने उसे चलना सिखाया, मैंने उसे बोलना सिखाया, मैंने उसे ईमानदार होना और बहादुर होना सिखाया। वो मेरा है, JW का बेटा। खून हो या ना हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम उसे चाहते हो? ठीक है। मेरी लाश पर से मेरे शब्द कमरे में बम की तरह फट गए। शिनबिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नजर में पैसा भागने वाला देहाती ऐसा कुछ कह सकता है। उसके होंठ कांपने लगे। वो एक भी पूरा वाक्य नहीं बना सकी। मत मरो। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मुझे मां नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पापा चाहिए। प्लीज मुझे मत छोड़ो। गिया मिन्हो बेकाबू होकर रो रहा था, मेरी टांग के चारों ओर अपने हाथ लपेटते हुए। मैं नीचे झुका और उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखें जल रही थी। तुम बेवकूफ लड़के, पापा तुम्हें कैसे नहीं चाह सकते? मैं तुमसे शब्दों से ज्यादा प्यार करता हूं। अंकल शिंजे भी आ गया। उसने हमें देखा, फिर अपनी मां को। उसका चेहरा टकराव और हिचकिचाहट से भरा हुआ था। वो हिचका, फिर हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी आस्तीन खींची। अंकल, प्लीज मत जाओ। मेरा दिल पिघल गया। फिर दरवाजे से एक आवाज आई, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस एक तेज दिखने वाला बुजुर्ग आदमी दरवाजे में खड़ा था। वो एक छड़ी के साथ अंदर चला आया, जिसे एक बटलर सहारा दे रहा था। वो शिनबिंग का पिता था, शिंग ग्रुप का चेयरमैन। मैंने उसे सिर्फ फाइनेंशियल मैगजीन में देखा था। पापा, आप यहां क्यों हैं? शिनबिंग हैरानी में सीधी हो गई। अगर मैं और देर करता तो वापस आने के लिए कोई परिवार नहीं बचता। बस देखो तुम क्या कर रही हो। बूढ़े आदमी ने सूखी हंसी छोड़ी। उसकी तेज नजर कमरे में घूमी। आखिर में वो मुझ पर आकर रुकी। तुम JW हो? हाँ। मैं सीधा खड़ा हो गया। मैंने टेस्ट के नतीजे देखे हैं। वो शिनबिंग के पास चला गया। बेतुका, तुमने पितृत्व रिपोर्ट को जाली बनाया। क्या? मैंने शिनबिंग की तरफ तेज नजर से देखा। समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। शिनबिंग पीली पड़ गई और उसने अपना सिर झुका लिया। पापा, क्या आपको लगा कि मुझे पता नहीं था कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आप एक नकली रिपोर्ट का इस्तेमाल करके जू को दूर भगाना चाहते थे और दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहते थे। ये पूरी तरह स्वार्थ है। क्या ये जय वू के साथ न्याय है? बूढ़े आदमी ने बटलर से एक और दस्तावेज लिया और मुझे दिया। ये असली रिपोर्ट है। मैंने उसे कांपते हाथों से लिया। निष्कर्ष पेज पर साफ लिखा था, जमिन्हो की जैविक पितृत्व जा W के रूप में पुष्टि। शिंज की जैविक पितृत्व जा W के रूप में पुष्टि। मेरा दिमाग ऐसा लगा जैसे 10,000 हस्की ने उसे तोड़ दिया हो। ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैंने शिनबिंग की तरफ इशारा किया, बोलने के लिए बहुत गुस्से में। पहले एक जाली रिपोर्ट की मैं जमिन्हो का पिता नहीं हूं, फिर मुझे खरीदने की कोशिश। शिनबिंग ने आखिर बोला, मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मुझे जानना था कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पैसा या बच्चा। 6 साल पहले तुम पैसे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। मुझे डर था कि तुम फिर वही करोगे, इसलिए मैंने ये किया। मैं बस वही खड़ा था। तो जो कुछ अभी हुआ वो एक टेस्ट था। मैंने नरमी से नहीं पूछा, और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? शिनबिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी लाल किनारों वाली आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसके पिता ने तब बोला, बस अतीत को जाने दो। जो मायने रखता है वो ये है कि बच्चों के साथ क्या होता है। उसने मुझे देखा, फिर शिनबिंग को। तुम दोनों बच्चों के जैविक माता पिता हो। तुम में से कोई भी ये अधिकार दूसरे से नहीं ले सकता। मेरा सुझाव है कि तुम शादी कर लो, उन्हें वो पूरा घर दो जिसके वे हकदार हैं। क्या? शिनबिंग
और मैंने बिल्कुल एक ही समय पर चिल्लाया, शिनबिंग से शादी? क्या वो मजाक कर रहा था? ये बूढ़ा आदमी मुझसे भी ज्यादा उलझा हुआ था। पापा, आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने तुरंत सहमति दी। मैं भी नहीं। मैं गांव की आजादी का आदी हो गया हूं। मैं अपनी बाकी जिंदगी एक बर्फ के टुकड़े को घूरते हुए नहीं बिताने वाला। शिनबिंग भड़क गई। तुम किसे बर्फ का टुकड़ा कह रहे हो? मैंने पलट कर कहा, जो भी ऐसा व्यवहार करता है, और हम फिर से बहस करने लगे। तुम दोनों चुप रहो, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पसंद है? अगर मेरे 2 पोतों के लिए नहीं होता तो मैं तुम दोनों में से किसी पर भी एक सांस बर्बाद नहीं करता। उसने जाओ और शिंज की तरफ इशारा किया। तुम लड़कों, क्या तुम एक पूरा परिवार चाहते हो? क्या तुम पापा और मां दोनों को साथ चाहते हो? दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिल्कुल एक ही समय पर सिर हिलाया। जाओ ने और आगे कहा, मैं चाहता हूं पापा और मां साथ रहें। शिंजे ने धीरे से कहा, मैं भी। हमें 2 छोटे गद्दारों ने बेच दिया था। शिनबिंग और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मिस्टर शिन सीनियर ने हमें बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। यह तय है बच्चों को एक सही स्थिति देने के लिए और मीडिया को बंद करने के लिए। तुम शादी करोगे। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल शादी होगी। बेशक तुम अलग कमरे रखोगे। तुम एक दूसरे में दखल नहीं दोगे। जब बच्चे बड़े हो जाएं, अगर तुम तलाक चाहते हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। शाइनिंग और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही हिचकिचाहट की झलक पाई। अभी के लिए ये एकमात्र समाधान था, और शायद सबसे अच्छा। मैं तुम्हें एक दिन देता हूं इस बारे में सोचने के लिए, मिस्टर शिन सीनियर ने कहा, और बटलर के साथ बाहर चला गया। कमरा फिर से बस हम चारों का रह गया। माहौल बहुत अजीब था। मैं ही था जिसने आखिर इसे तोड़ा। मैंने गला साफ किया। मिस शिन, तुम क्या सोचती हो? शिनबिंग ने मुझे तिरछी नजर से देखा। वो साफ तौर पर अभी भी बर्फ के टुकड़े वाली बात से नाराज थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चों की खातिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे दोनों एक घर चाहते हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे भी नहीं। और बस ऐसे ही हमारी शादी सबसे कैजुअल तरीके से तय हो गई जिसकी कल्पना की जा सकती है। 3 दिन बाद हम रजिस्ट्री ऑफिस गए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया। उस लाल सर्टिफिकेट को अपने हाथों में पकड़ते हुए मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। 6 साल पहले मैंने खुद को पैसों के लिए बेच दिया था। 6 साल बाद मैंने खुद को अपने बेटे के लिए बेच दिया। मेरी जिंदगी अगर कुछ नहीं थी तो ड्रामेटिक जरूर थी। हमारे नए परिवार के बनने को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने खाना बनाने का फैसला किया। मैंने विनम्रता से घर के शेफ्स की मदद मना कर दी। मैंने अकेले ही विला की किचन संभाल ली। जमिन्हो लार टपकाते हुए अंदर आया। डैड, आप क्या बना रहे हैं? मेरी सिग्नेचर डिश, क्ले पॉट चिकन। मैंने वो बड़ा मुर्गा निकाला जिसे मैंने आधा साल गांव में पाला था, और मैं उसे तैयार करने लगा। शिंजय और शिनबिंग ने साफ तौर पर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, और दोनों दूरी बनाकर रहे। आधे घंटे बाद खुशबू किचन से बाहर फैल गई। मैं एक बड़ा भाप उठता हुआ क्ले पॉट चिकन टेबल पर लेकर आया। कॉर्नब्रेड किनारे पर बेक हुआ था। आओ, अपने डैड का खाना चखो। ग्या मिन्हो सबसे पहले कॉर्नब्रेड का टुकड़ा पकड़कर उसे ग्रेवी में डुबोया जब तक उसका पूरा चेहरा उससे चमकने नहीं लगा। ये कमाल है, ये बहुत अच्छा है। डैड का बनाया खाना पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। मैंने शिंजे के बाउल में एक चिकन लेग रखा। लो, तुम भी। शिंजे ने सावधानी से एक बाइट लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। ये बहुत अच्छा है। मैंने संतोष से शिनबिंग की तरफ देखा। मिस शिन, कृपया सम्मान दीजिए। शिनबिंग हिचकिचाई। फिर उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, चिकन का एक छोटा टुकड़ा उठाया, उसे पूरी एलिगेंस के साथ अपने मुंह में रखा और जम गई। मैंने कहा, तो? उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक और टुकड़ा लिया, फिर एक और। अंत तक उसने लगभग आधा बर्तन खा लिया था। उसका मुंह ना कह रहा था, लेकिन उसका शरीर हाँ कह रहा था। वो सच में एक घमंडी औरत थी। डिनर के बाद हम चारों लिविंग रूम में बैठे और टीवी देखा। हालांकि ये अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। जाम मिन्हो और शिनजय मेरे पास चिपके हुए थे, लगातार बातें कर रहे थे। शिनबिंग पास के सिंगल सोफा पर एक फाइनेंशियल मैगजीन के साथ बैठी थी। वो उसे पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार हमारी तरफ जा रही थी। टीवी पर एक कॉमेडी चल रही थी। हम तीनों हंसते ही जा रहे थे, और हमारे साथ साथ हंसते हुए शिनबिंग के मुंह का कोना थोड़ा सा अनजाने में ऊपर उठ गया। उस पल में चांदनी खिड़की से अंदर आई और उसके चेहरे पर पड़ी। मैंने अचानक सोचा कि वो थोड़ी अलग लग रही थी। ये बर्फ का टुकड़ा
अब उतना ठंडा नहीं लग रहा था। कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज के बाद की जिंदगी सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों से भरी थी। मैं आधिकारिक रूप से एक देसी चिकन फार्मर से शिन ग्रुप की प्रेसिडेंट का रहने वाला पति बन गया। मेरी मुख्य ड्यूटी बच्चों की देखभाल। शिन बिंग अब भी वर्कहॉलिक थी, हर दिन जल्दी निकलती और देर से घर आती, लेकिन वो पहले से जल्दी और जल्दी घर आने लगी थी। पहले वो ऑफिस छोड़ने वाली आखिरी इंसान होती थी। अब वो अनावश्यक मीटिंग्स मना कर देती थी ताकि डिनर से पहले घर पहुंच सके, क्योंकि उसे पता था कि 3 लोग घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना दूसरा करियर शुरू किया, घर पर रहने वाला पति। अपनी कुकिंग से मैंने सफलतापूर्वक 3 पेट जीत लिए, खासकर शिन बिंग का। वो शिकायत करती थी कि मेरा खाना बहुत तैलीय है, बहुत अनहेल्दी है, लेकिन वो हमेशा सबसे ज्यादा खाती थी। दोनों लड़के हर दिन और करीब हो रहे थे। जमिनहो शिंजय का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। किंडरगार्टन में जो भी शिंजय को परेशान करने की हिम्मत करता, जमिनहो सेकंडों में उस पर होता। शिंजय जमहो का पर्सनल ट्यूटर बन गया। हर शाम वो होमवर्क देखता और सोने से पहले कहानियां सुनाता। एक तूफान, एक शांत तालाब। दोनों ऐसे साथ रहते थे जैसे किसी ने सोचा भी न हो। फिर आया शिन ग्रुप का एनिवर्सरी गाला। प्रेसिडेंट के पति के रूप में मुझे अटेंड करना जरूरी था। मैं भीड़ में एक उधार के डिजाइनर सूट में खड़ा था, पूरी तरह से परफेक्ट कपड़े पहने लोगों से घिरा हुआ। मैं पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था, जैसे कोई हस्की जो हंसों के झुंड में घुस गया हो। दूसरी तरफ शिन बिंग सिल्वर इवनिंग गाउन में रॉयल्टी जैसी लग रही थी, शब्दों से परे चमकदार। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिजनेस टाइटन्स की भीड़ में सहजता से चलती गई। ये मेरे पति है, JW। हर बार जब वो मुझे इस तरह इंट्रोड्यूस करती, मैं हर ताकतवर आदमी की आंखों में जलन और नाराजगी का मिश्रण महसूस कर सकता था। मैं अंदर ही अंदर खुश था। देखते रहो, तुम में से कोई ये डील नहीं पा सकता था। गाला के बीच में एक चिकना सा आदमी वाइन का ग्लास लेकर आया। वो डायरेक्टर वैंग था, वही प्रतिद्वंद्वी कंपनी का एग्जीक्यूटिव जिसने अस्पताल में पत्रकार भेजे थे। मिशन, बहुत समय हो गया, आप पहले से भी ज्यादा शानदार लग रही है। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी सच्ची नहीं थी। और ये जरूर वही मशहूर मिस्टर जे होंगे। क्या नाम है, क्या शक्ल है। उसकी ताना मारने वाली बात साफ थी। शिनबिंग का चेहरा ठंडा हो गया। वो जवाब देने ही वाली थी कि मैं पहले पहुंच गया, उसका हाथ पकड़ते हुए। मैंने डायरेक्टर वैंग को अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दी। डायरेक्टर वैंग, खुशी मेरी है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है आपकी कंपनी हाल में कुछ कैश फ्लो की दिक्कतों से जूझ रही है। ये बिजनेस है, कभी जीत कभी हार। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, मैं तो किस्मत वाला पैदा हुआ, अच्छी शादी की, तब से कोई चिंता नहीं। मैंने शिनबिंग को कमर से करीब खींचा और उसके कान के पास कहा, है ना डार्लिंग। शिनबिंग तंग गई, लेकिन उसने साथ दिया। डायरेक्टर वैंग गुस्से से लाल हो गया। मेरी छोटी सी स्पीच ऐसे लग रही थी जैसे मैं अपनी पत्नी पर जीने का घमंड कर रहा हूं, लेकिन असल में ये उसकी फेल होती कंपनी पर वार था, साथ में पब्लिक अफेक्शन का दिखावा भी। कम नुकसान, ज्यादा बेइज्जती। डायरेक्टर वैंग के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने एक ग्लास शैंपेन उठाया और उसे वैसे ही घुमाया जैसे उसने किया था। यहां दूसरों का मजाक उड़ाने में समय बिताने के बजाय तुम्हें जाकर यह सोचना चाहिए कि सैलरी कैसे दोगे। नहीं तो जब तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, तुम अपना रिज्यूमे मेरी पत्नी को भेज रहे होंगे। मैंने शिनबिंग का हाथ पकड़ा और हम वहां से चले गए। डायरेक्टर वैंग की गुस्से भरी गालियां हमारे पीछे आईं। जब हम एक शांत कोने में पहुंचे, शिनबिंग ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने मुझे एक जटिल भाव से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने भौं उठाई। बस तुम्हारा साथ दे रहा हूं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। शिनबिंग काफी देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम असल में किस तरह के इंसान हो? मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं मुस्कुराया। मैं बस एक किसान हूं, तुम्हारे बेटों का पिता, और मैं तुम्हारा पति हूं, कानूनी रूप से। और उसके बाद में मैंने बॉलरूम की चमकदार लाइट्स की तरफ देखा और दूर 2 छोटे फिगर जो केक चुरा रहे थे। कम से कम अभी मुझे लगता है जिंदगी काफी अच्छी है। शाइनिंग ने मेरी नजर का पीछा किया। वह भी मुस्कुराई। वो मुस्कान बर्फ के पिघलने जैसी थी, वसंत की पहली गर्माहट जैसी। शायद यही जिंदगी है, अनएक्सपेक्टेड मोड़ों और सरप्राइज से भरी हुई, जो तुमने कभी आते नहीं देखे। कौन सोच सकता था कि 6 साल पहले किया गया एक लापरवाह सौदा एक दिन इतना शोर भरा और इतना गर्म कर देगा। मैंने अपने पास खड़ी औरत और पास के 2 लड़कों को देखा और अपने सीने में एक स्थिरता महसूस की जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी।
खैर, इस औरत पर जिंदगी भर जीना इतना बुरा सौदा नहीं लगता था।